लास्ट वीडियो में हमने हाई गेन तरंग सिद्धांत, हाई गेन्स की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या के लिए हमने डेरिवेशन आपको करवा दिया था। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 12.1। ठीक है, चैप्टर 12 का पहला एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक में भी उसको देख सकते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार एक गोलाकार तरंगाग्र एक समतल दर्पण पर आपतित होता है। परावर्तित तरंगाग्र नीचे दिए गए चित्रों ए, ब, स, द में से किसकी तरह होगा। यह है, दोबारा एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार एक गोलाकार तरंगाग्र एक समतल दर्पण पर आपतित होता है। परावर्तित तरंगाग्र नीचे दिए गए चित्रों ए, ब, स, द में से किसकी तरह होगा। ये क्वेश्चन में ये पहला जो डायग्राम है क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये समतल दर्पण है और ये आपतित तरंगाग्र की तीन रेखाएं दिखाई गई हैं, तीन दिखाई गई हैं, आपतित तरंगाग्र है ये। ठीक है, यहाँ तक ये जो दिखाया गया ये वाला ये क्वेश्चन में ही है ये चीज। ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये ऑप्शन शुरू होते हैं ए, ब, स और द। ए में इस तरीके से, ब में इस तरीके से। ठीक है, ये परावर्तित तरंगाग्र की बात कर रहा है, इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में हमें आंसर इसका निकालना है। और यहाँ तक जो है पहले डायग्राम तक ये किसमें है, न्यूमेरिकल्स के अंदर है। तो यहाँ पर आपतित तरंगाग्र दिखाया गया है। ये कह रहा है कि परावर्तित तरंगाग्र ए, ब, स, द इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से और इसमें हमें देखना है, चित्र बना करके देखना, बस आसानी से पता लग जाएगा इसमें। तो इसको देखिए, यहाँ से ये आपतित तरंगाग्र है, दोबारा चित्र यहाँ से बना देते हैं। तो आपतित तरंगाग्र देखिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक समतल दर्पण बनाया हमने इस तरीके से। देखिए ये है प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ से ऐसे दिखा दें, ये नॉर्मल हो गया, इसको कह सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये यहाँ से एक प्रकाश किरण इस तरीके से आपको हो रही है, सपोज ये मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे ये चली जाएगी सपोज। तो यहाँ पर जो दिखाया था वो आपतित तरंगाग्र की कंडीशन क्या दिखाई थी, इस तरीके से दिखाई थी। ये आपतित तरंगाग्र की कंडीशन थी। ठीक है ना, यहाँ पर देखें आपतित तरंगाग्र ये है, और जब ये आपतित तरंगाग्र इससे टकरा करके और कैसे हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा इस तरीके से। तो परावर्तित होगा तो ये रेखाएं आएंगी, इसके ये तीन रेखा आ जाएगी। ठीक है, ये तीन रेखाएं आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये जो तीन रेखाएं दिखाई है ये आपतित तरंगाग्र है। मेन क्वेश्चन यहाँ तक था, ये इसका नॉर्मल हो गया अवलंब, इसको कह सकते हैं आपतित। आपतित तरंगाग्र यहाँ पर है। ठीक है, ये आपतित तरंगाग्र है आपका, और ये कौन सा है, परावर्तित, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, ये कैसा है, परावर्तित तरंगाग्र है। तो इसका आंसर जो होगा वो स में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है, स इसका सही है यहाँ पर। तो ये आंसर होगा इसका क्या, कौन सा होगा, स। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये हो गया आपतित तरंगाग्र, यहाँ से हो जाएगा परावर्तित तरंगाग्र, और बीच में क्या होगा, ये नॉर्मल, और ये कौन सा है, ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण। इस तरीके से इसका आंसर तो ऑप्शन से होगा इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12.2 लेते हैं। ठीक है, आप लिख लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12.2 यहाँ हमने लिखा है, इसमें ये पढ़ते हैं इसको। चित्र में दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर आपतित तरंगाग्र को दर्शाया गया है। अपवर्तित तरंगाग्र चित्र ए, ब, स, द में से किसके द्वारा प्रदर्शित होगा। लास्ट वाले में तो आपको दिया था, जो लास्ट हमने एग्जांपल कराया था 12.1, उसमें दिया था आपतित तरंगाग्र दिया था, उसमें परावर्तित तरंगाग्र पूछा था। यहाँ पर क्या है कि आपतित तरंगाग्र दिया है और अपवर्तित तरंगाग्र दिया है। तो यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया हो रही है, वहाँ पर परावर्तन क्रिया थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपवर्तित तरंगाग्र निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम दिया, देखिए ये सरफेस है, सरफेस से कितने एंगल पर ये आपतित हो रहा है, 45 पर। ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन से पूरा एक वेवलेंथ दिया है, सॉरी वेव फ्रंट दिया है। ये 45 डिग्री कोण पर है वेव फ्रंट, और यहाँ पर अपवर्तनांक के मान दिए हैं।
n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू क्या दे रखा है √2। अब यहाँ पर देखें, अब ये चित्र नंबर फर्स्ट है, ए है, इस पर इस तरीके से ये अपवर्तित तरंगाग्र कितने कोण से सरफेस के साथ में 30 डिग्री से, ये इस तरीके से इसमें अपवर्तित तरंगाग्र कितने कोण से 30 डिग्री से, यहाँ पर अब ये इस तरीके से अपवर्तित तरंगाग्र कितने कोण पर 60 डिग्री पर, और यहाँ पर देखें इस तरीके से है अपवर्तित तरंगाग्र यहाँ पर भी कितने कोण से 60 डिग्री से। तो यहाँ से ए, बे, से और दे, ये 4 दिए हैं ऑप्शन, इन ऑप्शंस में हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये है अपना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 2 है, और इसको अभी सॉल्व करते हैं, ऊपर से इरेज कर देते हैं, फिर इसमें आपको डायग्राम बता देंगे किस तरीके से आएगा, फिर चित्र बना देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक के लिए हम क्या लेते हैं सूत्र, स्नेल का नियम लेते हैं। तो स्नेल के यहाँ से स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम है n इक्वल टू साइन आई अपॉन क्या होता है साइन आर, ये होता है। ठीक है, तथा n इक्वल टू हम बता चुके n2 अपॉन क्या होता है n1। ठीक है, ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n2 अपॉन क्या होगा n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन क्या होगा यहाँ पर साइन आर, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें दो वैल्यू दे रखी है, हमें दो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, प्रश्न से यहाँ लिखते हैं, प्रश्न से आपको एक वैल्यू n बराबर दे रखी है 1 और एक बराबर n बराबर क्या दे रखा है √2, ये दे रखा है ना। तो पहली वाली वैल्यू को n1 मान लेंगे, दूसरी वाली को क्या मान लेंगे n2। ये फॉर्मूला बना आपका। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंतर्गत ये वैल्यू हमको करनी है। तो यहाँ से सब पुट करिए, तो क्या हो जाएगा √2 यहाँ पर आ जाएगा, देखिए √2 अपॉन n1 की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगी। यहाँ पर साइन आई की वैल्यू कितने पर है, क्योंकि आपतन कोण कितना है इसमें 45 डिग्री। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर साइन आर। ठीक है, अपवर्तन कोण हो गया, साइन आर की वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए साइन आर को इधर ले जाइए और √2 को यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन आर अपॉन 1 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन क्या होगा √2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे यहाँ पर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से साइन 45 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √2 ये होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन आर इक्वल टू ये 1 अपॉन √2 आगे ले लीजिए, और साइन 45 का मान क्या हो गया 1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आर इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब ये साइन में हमें देखना है कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2 ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से साइन आर इक्वल टू क्या हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 30 डिग्री, तो अपवर्तन कोण कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना। अब हमें यहाँ पर देखिए पहले दो ऑप्शन है ए और बी, उसमें 30 डिग्री एंगल आ रहे हैं, और से और द है उसमें 60 डिग्री एंगल आ रहे हैं अपवर्तन कोण। तो से और द तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन, क्योंकि उसमें 60 आ रहे हैं, और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 30 डिग्री। तो दोनों ऑप्शन अब कौन से बचे अपने पास, ए और बी। अब ए और बी में से हम डायग्राम से देखेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ये देखना है उसमें पहला डायग्राम क्या था, तो इरेज कर देते हैं ऊपर से और इसको डायग्राम को बनाते हैं। तो डायग्राम देखिए क्या होगा इसका, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक सरफेस लेते हैं और सरफेस की स्थिति को हम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से देखें इस तरीके से एक एक्स और एच डैश, ये कैसा पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ लिख सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ, ये लिखा। अब यहाँ से बीचों बीच एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये जो है इसको कह सकते हैं नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स अविलंब। ठीक है, क्या नॉर्मल मीन्स अविलंब। अब यहाँ से देखें ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है यहाँ से। ठीक है, ये आपतित किरण है, ओ पॉइंट दे दीजिए आप इसको। ठीक है, ये आपतित किरण कैसी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पर आई बन रहा है, और चूंकि आई बराबर कितना है यहाँ पर 45 और आर बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका कौन सा मीडियम है, ये है विरल माध्यम ऊपर का।
ठीक है, और नीचे कौन सा है, सघन माध्यम। अब ये कैसे पता लगा, सघन माध्यम कैसे पता लगा, क्योंकि विरल माध्यम में कोण कितना आ रहा है 45 डिग्री, और सघन माध्यम में हम जानते हैं कि जो हमारी जो किरण है वो जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है, तो अवलंब की तरफ झुक जाती है। अवलंब की तरफ झुकने पर अवलंब के साथ और अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 30 डिग्री, तो यहाँ से इस तरीके से बेंड कर रही है, तो यहाँ पर आर वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये आर की वैल्यू आई। अब हमें यहाँ पर ये ऑप्शन देखना है कि अपने पास ये क्या आंसर होना चाहिए, तो आंसर हमें जो देखेंगे वो डायग्राम से हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अब डायग्राम से ए और बी में से हमें आंसर छांटना है। देखिए ये स्टार्टिंग में दिया था इतना पार्ट, वहां पर ये पार्ट दिया था, इसको कहा गया था कौन सा, अब आपसे तरंगाग्र, और यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ कितना कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ कितना कोण बन रहा है, ये 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री पर आपतित हो रहा है सरफेस के साथ, और यहाँ से कितना हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है 30 डिग्री पर। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप ये वाला देख रहे हैं, तो इस तरीके का एक पार्ट देखो, ये इस तरीके का एंगल कहाँ बन रहा था, कौन से बन रहा है, ये 30 डिग्री एंगल, बताओ कौन से बन रहा है, ये बन रहा है वह पार्ट में, कौन से में, वह, तो आंसर कौन सा होगा आपका, वह होगा। तो इस तरीके से जो अपवर्तित तरंगाग्र है उसका ऑप्शन क्या आएगा, वह आंसर आएगा इसका, ठीक है, और इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। वैसे जो 11th क्लास में है वो ध्वनि में व्यतिकरण है आपके कोर्स में चैप्टर नंबर 9 में, लेकिन यहाँ पर ये प्रकाश का व्यतिकरण है, इसकी डेफिनेशन देखिए, क्या लिखते हैं, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण, ये अध्यारोपण की परिभाषा मैं आगे लिखा दूंगा आपको, उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश तरंग की परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तरंग के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। यह घटना प्रकाश में व्यतिकरण कहलाती है। देखिए दोबारा रिपीट कर देते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, मतलब चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण की डेफिनेशन आगे लिखा दी जाएगी, से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश तरंग की परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तरंग के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम कब होगी, जब तीव्रताएं समान कला में मिलती हैं, ठीक है, तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम अर्थात
तीव्रताएं विपरीत कला में मिलती हैं। तीव्रता न्यूनतम होती है, यह घटना प्रकाश में व्यतिकरण कहलाती है, इसकी डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ जो डेफिनेशन आ रही है, परिणामी तीव्रता है, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता कहाँ कहाँ होगी, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो इसी के आधार पर जो प्रकाश में व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है, और हम आगे इसको लिखते हैं, या लिखते हैं प्रकाश में व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। उसकी डेफिनेशन लिखाते हैं कौन कौन से होते हैं, और उसका हम प्रूफ आगे करवाएंगे आप। प्रकाश में व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। प्रकाश में व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, इसका नाम है संपोषी, या दूसरा नाम है रचनात्मक। रचनात्मक व्यतिकरण, संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण। इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रकाश तरंगों के जिन बिंदुओं पर, प्रकाश तरंगों के जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती हैं, समान कला में मिलती हैं, अर्थात जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता, अर्थात जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, ये सब आगे आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। संपोषी व्यतिकरण दोबारा रिपीट करते थे, प्रकाश तरंगों के जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती है, अर्थात जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, उन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। अब दूसरी डेफिनेशन सेम इसी तरीके से है, लेकिन उसका हम नाम यहाँ लिख देते हैं। और एक बार जो क्वेश्चन इससे पूछा गया था, नंबर दो इसमें से चेंज कर देते थोड़ा सा, और इसका नाम है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में परिभाषा क्या होगी, प्रकाश तरंगों के जिन बिंदुओं पर तरंगें समान की जगह पर विपरीत, या विपरीत वर्ड चेंज कर दें, विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम की जगह पर क्या हो जाएगी, न्यूनतम मतलब अंधकार, न्यूनतम प्राप्त होती है, उन बिंदुओं पर संकोच की जगह पर क्या कर सकते हैं आप, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो दोबारा रिपीट करते थे, प्रकाश तरंगों के जिन बिंदुओं पर तरंगें कौन सी कला में, विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कैसी होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है, उन बिंदुओं पर कौन सी घटना होती है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये विनाशी व्यतिकरण की घटना हो गई। ठीक है, इसको भी हम आगे सिद्ध करके आपको दिखा देंगे कि यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से लेते हैं, इसका भी हमने पीछे बताया था कि अध्यारोपण का सिद्धांत लिखा देंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है कि नहीं, तरंगों का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। यहां से दोबारा रिपीट करते हैं डेफिनेशन,
अध्यारोपण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किन्हीं तरंगों का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात परिणामी विस्थापन को विस्थापन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो यहां से देखिए y, ये परिणामी विस्थापन है, y के ऊपर वेक्टर का साइन लग गया। पहली तरंग का विस्थापन कितना है, y1, ठीक है। दूसरी तरंग का विस्थापन क्या है, y2। तीसरी तरंग का विस्थापन क्या है, y3। प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी तरंग है, n तरंग है, तो इसका लास्ट वाली का क्या है, yn। हम कह सकते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 yn, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर वेक्टर का साइन इसमें लगा दिया गया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका डेरिवेशन आगे निकालेंगे व्यतिकरण का, ठीक है। तो यहाँ तक की डेफिनेशन हो गई इसकी और इसका ही फॉर्मूला हो गया। अब हम व्यतिकरण के दैनिक जीवन में उदाहरण देखें। व्यतिकरण के दैनिक जीवन में उदाहरण, व्यतिकरण के दैनिक जीवन में उदाहरण नंबर 1। अगर आप डेली लाइफ में इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि साबुन के घोल से बने बुलबुले। साबुन का घोल है, किसी पानी में साबुन को घोल दें, ठीक है, और उसके बुलबुले आप देखें और उसको सूर्य के प्रकाश में आप ले जाकर के देखें तो सूर्य के प्रकाश में जो साबुन के घोल के बुलबुले वो रंगीन दिखाई देते हैं और उसमें जो रंग दिखाई देते हैं वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साबुन के घोल से बने बुलबुले, साबुन के घोल से बने बुलबुलों को सूर्य के प्रकाश में देखने पर उसमें विभिन्न प्रकार के रंग व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा साबुन के घोल से बने बुलबुलों को सूर्य के प्रकाश में देखने पर उसमें विभिन्न प्रकार के रंग व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। इसमें पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे एक प्याली में आप पानी लें, ठीक है, पानी लेकर के उसके ऊपर केरोसिन ऑयल, ठीक है, मिट्टी के तेल की बूंद को डाल दें तो मिट्टी के तेल की जो बूंद है वो फैल जाएगी, ठीक है, और फैल करके क्या होगा कि वो पानी की सतह पर पूरी तरीके से फैल जाएगी और फैलने के बाद उस जो मिट्टी के तेल से जो परत है उसको हम सूर्य के प्रकाश में यदि दिखाई देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश में जब देखेंगे तो उसमें व्यतिकरण के कारण विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं जल की सतह पर मिट्टी के तेल की बूंद डालकर उसे सूर्य के प्रकाश में देखने पर उसमें व्यतिकरण के कारण विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दूसरा है। दो उदाहरण हो गए आपके, ठीक है। व्यतिकरण से संबंधित कुछ नोट मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, 3 नोट लिखा रहा हूँ, ये व्यतिकरण में आवश्यक होते हैं। तो नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1, व्यतिकरण में ध्यान रखना आपको, व्यतिकरण में ऊर्जा हानि नहीं होती है, ऊर्जा हानि नहीं होती है, अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण
होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, अथवा ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि व्यतिकरण में ऊर्जा हानि नहीं होती है, अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, अथवा ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। नंबर 2, संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कालांतर, तरंगों के मध्य कालांतर शून्य अथवा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कालांतर शून्य अथवा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में कलांतर, ये कलांतर की डेफिनेशन हम आगे आपको बता देंगे, ये कलांतर की फेज डिफरेंस की डेफिनेशन लिखा दी जाएगी, जबकि विनाशी व्यतिकरण में कलांतर पाई का विषम गुणज होता है, क्योंकि पाई है और 3 पाई 5 पाई इस तरीके से आएगा। तीसरा पॉइंट है, मैं पीछे ही बता चुका हूं, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम एवं तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, और विस्थापन भी अधिकतम होता है। यहां से लिख सकते हैं संपोषी व्यतिकरण में परिणामी विस्थापन एवं आयाम अधिकतम तथा विनाशी व्यतिकरण में परिणामी विस्थापन एवं आयाम न्यूनतम मतलब है, और इसको हम आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूनतम होता है। तो संपोषी व्यतिकरण में परिणामी विस्थापन एवं आयाम अधिकतम तथा विनाशी व्यतिकरण में परिणामी विस्थापन एवं आयाम न्यूनतम होता है। तो देखिए संपोषी व्यतिकरण में क्या अधिकतम हो गया, परिणामी विस्थापन हो गया एवं आयाम अधिकतम हो गया, ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण में परिणामी विस्थापन एवं आयाम दोनों कैसे हो गए, यहाँ पर न्यूनतम होते हैं। तो ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई, एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। नोट नंबर 1, व्यतिकरण में ऊर्जा हानि नहीं होती, अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, अथवा ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। नंबर 2, संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के मध्य कालांतर शून्य अथवा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में कालांतर पाई का विषम गुणज, ठीक है, विषम गुणज का मतलब 1 3 5 विषम संख्या होती है, विषम गुणज होता है। नंबर 3, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी विस्थापन एवं आयाम अधिकतम एवं विनाशी व्यतिकरण में परिणामी विस्थापन एवं आयाम न्यूनतम अथवा शून्य भी कह सकते हैं, लेकिन न्यूनतम वर्ड अच्छा रहता है, तो न्यूनतम होता है।